हाँ चलो बच्चों, तो लास्ट का टॉपिक जो हम लोगों का था पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी पर बेस एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में 19 और 23 में आया है। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आने वाले चैप्टर में आगे एक चैप्टर है उसमें भी इस टाइप क्वेश्चंस बनते हैं दूसरे टाइप का, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या चीज, ये पता है सबको ना। व्हाट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये दिया है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का एक्स के साथ वेरिएशन हो दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक्स के साथ यानी पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ, ये ग्राफ गिवन। अब ये ग्राफ कैसा है देखो ध्यान से जरा स्टडी करो ग्राफ को। इसमें ये दिखाया है कि पहले पोटेंशियल क्या हो रहा है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। कितने डिस्टेंस तक, 1। अब ये 1 जो है मान लो सेंटीमीटर या मीटर, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, ना ही इसकी जरूरत है। अगर मान लो मेंशन करना चाहो तो आप इसको अगर मान लो दिया सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर दिया, मीटर दिया तो मीटर दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। तो खैर वोल्टेज को आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो वोल्ट में दे रखा है। तो 0 से यहाँ तक जो वोल्टेज है मान लेते हैं इससे करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना है, सपोज कर लो ये V वोल्टेज, यहाँ पर कितना वोल्टेज है V, इंक्रीज कर रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट डिस्टेंस तक क्या कर रहा है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद 1 से 2 सेंटीमीटर यानी 2 यूनिट तक ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद फिर ये डिक्रीज कर रहा है। और हमें क्या करना है, ग्राफ ऑफ द E एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि क्वेश्चन ये है VE और x में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें प्लॉट करना है E और x में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये E हो गया और ये E हो गया और ये क्या हो गया x, ये ओरिजिन हो गया। ऊपर ओरिजिन के जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब वोल्टेज से हम लोग E की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वोल्टेज से E की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो वोल्टेज से E की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, यू नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dR, बट dR इन दिस केस dx माइनस dy, यानी कि dV बाई dx इज द स्लोप, dV बाई dx इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ V वर्सेस x। V वर्सेस x का क्या है, dV बाई dx स्लोप है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं वो, ग्रेडियंट। ये बात मैंने शुरुआत में जब चैप्टर पढ़ाया उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो फिर से एक बार चाहे आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो dV बाई dx वास्तव में क्या है, दैट इज द ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ द वोल्टेज वर्सेस x ग्राफ या Vx ग्राफ। बात समझ में? तो dV बाई dx क्या है, ये स्लोप। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर तक कांस्टेंट है, 1 यूनिट तक क्या है, कांस्टेंट है। और कितनी वैल्यू दे रहा, मान लो इसको, और ये स्लोप क्या आएगा, यहाँ चाहे कहीं पर भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकालोगे क्या आएगा, सेम आएगा। सेम स्लोप का मतलब क्या, एंगल। ये लाइन जो है इस x के साथ जो एंगल बनाएगा वो सेम बनाएगा, यानी कि जो dV बाई dx यानी जो E है वो क्या होगा, 0 से 1 यूनिट तक क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। 0 से 1 यूनिट तक क्या होगा, कांस्टेंट। सपोज कर लो वो वैल्यू कितनी है, E है, और ये E किस में आएगा, E आएगा माइनस में आएगा, इसमें आएगा बेटा माइनस, यानी कि 0 से 1 तक ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कांस्टेंट। ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको दे रहा है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और ये माइनस में आ रहा है, ये स्लोप क्या आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है। इसके बाद 1 से 2 तक ये आपको ग्राफ मिल रहा है, कांस्टेंट है,
वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, वोल्टेज अगर कांस्टेंट, स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप क्या होता है बेटा, जीरो। अरे भाई बोलिए, ये नहीं पता कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट, भाई वी को कांस्टेंट है, डी भी कितना आएगा, चेंज कितना आएगा, जीरो होगा। चेंज जीरो होगा यानी कि स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे भी वीएस ग्राफ में अगर एक्स के पैरेलल कोई लाइन आ रही है तो जो स्लोप होता है वो कितना होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है। कई तरीके से आप इसको समझ सकते हो। थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, tan जीरो, tan जीरो वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ई कितना हो गया, जीरो, यानी कि स्लोप क्या हो गया, जीरो, यानी ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, 2 तक, ये कितना हो गया, जीरो। ये वैल्यू दे देगा, बात पकड़ में आ रही है। इसको नाम दे दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो जीरो, इसको आपने क्या कहा कि ओ हो गया, ये कितना हो गया, ए कह दो, इसको आपने क्या कह दिया, मान लो, चलिए छोटे नाम मत कीजिए, बात समझ आई, ये हो गया। इसके बाद कहते हैं कि ये स्लोप जो dv बाई ds आएगा वो कितना आएगा, निगेटिव में आएगा। ये देखो ऑब्टयूज एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, स्लोप कितना आएगा, निगेटिव में। अगर ये dv बाई ds निगेटिव हो रहा है तो ये माइनस क्या बता देगा, इसको प्लस कर देगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि और वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट कितनी है, मान लेते हैं कि ये कितनी वैल्यू दे रहा है, कहां से कहां तक, मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 हो गई, तो 0 से 3 तक क्या हो गया, ये कांस्टेंट। 0 से 3 तक क्या हो गया बेटा, ये कांस्टेंट। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक ये चीज मिलेगी, ये और ये चीज आपको मिलेगा। तो एरो बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस आप ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो वोल्ट वी एक्स का ग्राफ कर दिया है तो ई एक्स ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना था, अगर डेफिनेशन मालूम है, बेसिक चीजें मालूम है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, dv बाई ds का मतलब क्या होता है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था बेसिक, और इसके बाद ही सॉल्व कर पाओगे। पढ़ करके एक डेफिनेशन लर्न करके और फार्मूला रीड करके क्या आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो जो मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, चीज़ों को घर जा करके उसी दिन रिवाइज करना ही करना है बच्चों। जो बच्चा डेली जा करके उसी चीज़ को पढ़ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करिए आप अपना 100% क्लास में अटेंशन रखने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा आपका अटेंशन होगा उतना बेहतर होगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक छूटा हुआ है चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या निकालना है हमको, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यानी कि हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है और डाइपोल क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ चार्ज। इट इज द सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैसे निकालना है, तो देखो बेटा, अगर मैं किसी डाइपोल को पहली बात तो किसी भी चीज की एनर्जी होती क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की एनर्जी होती क्या है, वो एनर्जी होती है इन्फिनिटी से आपको उसे फील्ड के अंदर लाना। जो भी वर्क होता है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो डाइपोल को आप पहले इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ले आइए, देखिए कितना वर्क होता है।
वो वर्क उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। साथ में डाइपोल को हम रोटेट अगर कर दें एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में तो भी कुछ वर्क, अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करते हैं, अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, निकाल करता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने बताया है डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो उससे जब रोटेट करते हैं तो वहां पर भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, वहां पर भी कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क होगा, यानी कि दो तरीके से वर्क होता है किसी डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक वर्क होता है कहां पर होता है, उसको इन्फिनिटी से जाने में, दूसरा वर्क होता है उसको रोटेट करने में। दूसरा क्या होता है, रोटेट करने में। तो देखो बेटा, इसका डेरिवेशन अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर हम बहुत छोटे में कराना चाहें तो सिंपली वो बात मैं उसको भी करा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बाइफरकेट करके लेके चलूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, विजुलाइज होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जो बातें मैंने कही उसी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा मैं, फिर बाद में आपको एक शॉर्टकट से बता दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो आपकी मर्जी होगी, जैसा चाहो वैसा आप डेरिवेशन कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जनरली डेरिवेशन रखते हैं, वैसे डेरिवेशन आया नहीं है कभी, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। तो सपोज है, तो पहले हमें वर्क डन निकालना है due to bringing the dipole from infinity to inside electric field। तो ये पहला वर्क है हमारे पास, केस फर्स्ट की बात कर रहा है। तो सपोज दैट दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यू वांट टू ब्रिंग अ डाइपोल, this is a dipole which consists by two charges minus q and plus q separated by a small distance 2l। 2l लेके चलो तो 2l ही लेके चलो, आप d भी कह सकते हो, l भी कह सकते हो। and the dipole moment of this dipole is p minus 2 ये हो गया। जरा समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी ये कहां पर है, इसको मैं कहां से लेके आ रहा हूं बेटा, इसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं बेटा, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं। अभी इन दोनों चार्जेस के पास कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही यहां पर ये चार्ज पहुंचेगा, इस चार्ज पर एक फोर्स लगना शुरू होगा। इस चार्ज पर क्या लगना शुरू होगा, एक फोर्स लगना शुरू होगा। अभी जब ये वाला चार्ज यहां पहुंच जाएगा तो ये वाला चार्ज अभी फील्ड के अंदर नहीं होगा। जब ये चार्ज फील्ड के अंदर होगा -q चार्ज, तो ये चार्ज फील्ड के अंदर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझना बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ दिमाग में आएगा कि सर हम इसको ऐसे ही क्यों लेके आ रहे हैं, हम प्लस को इधर कर रहे हैं, माइनस को इधर करके क्यों लेके नहीं लेके आ रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जब -q इधर होता है +q इधर होता है, तब कौन सी इक्विलिब्रियम होती है, स्टेबल। ये बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में डिस्कस किया है, एक बार उसको निकाल कर लीजिएगा। तो ये स्टेबल, और जब प्लस इधर हो जाता है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। चलिए, तो ये माइनस को जब आप लेके आओगे, पहले माइनस चार्ज फील्ड के अंदर आएगा, फिर प्लस चार्ज फील्ड के अंदर आएगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे जब ये -q चार्ज, मान लो ये -q चार्ज, समझिए थोड़ा, मान लो ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। अभी ये पहुंचा, कहां पहुंचा, ये -q चार्ज फील्ड के अंदर आ गया। कहां आ गया बेटा, फील्ड के अंदर आ गया। अभी +q चार्ज कहां है, फील्ड के बाहर है। अब जरा सोचो, इसको जब मैं लेके आया, मान लो अब ये यहां पहुंच गया, अब ये जो -q चार्ज है फील्ड के अंदर कितना डिस्टेंस मूव कर गया, 2l, इसी के इक्वल डिस्टेंस मूव कर गया। मेरी बात पकड़ में आ रही है। लेकिन क्या +q चार्ज अभी कोई डिस्टेंस मूव किया, नहीं मूव किया, यानी कि ये चार्ज पर कितना वर्क हो गया फील्ड के अंदर, इस चार्ज के अंदर इस पर कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2l। QE × 2l के इक्वल क्या हो गया, वर्क हो गया।
QE इंटू 12 के इक्वल क्या हो गया, वर्क हो गया। और ये वर्क कौन कर रहा है इस माइनस क्यू चार्ज पर, फील्ड कर रहा है। कौन कर रहा है, फील्ड, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, यानी कि फील्ड वर्क कर रहा है। जब फील्ड वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क करता है, तो वो वर्क कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कहीं कहीं समझाया गया, लेकिन उसको आप टेंशन मत करिएगा कि माइनस क्यू चार्ज इस पर फोर्स क्या लगेगा, माइनस क्यू ही कह दिया, नहीं वो चीज नहीं आपका करना। तो उससे निकाला माइनस क्यू इंटू 12 कह दिया कि हाँ इतना फोर्स लगेगा, वर्क डन होगा। नहीं, हम कहेंगे कि ये चार्ज जो आया माइनस क्यू चार्ज यहाँ, तो इस पर फोर्स कितना लगा, QE, वर्क और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12, वर्क डन कितना हुआ QE इंटू 12, बट दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दो दिस वर्क विल बी नेगेटिव, सो दिस वर्क विल बी नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और क्या इस चार्ज पर कोई वर्क हुआ, क्या इस चार्ज पर कोई वर्क हुआ? हमने कहा अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये फील्ड के अंदर अभी अभी जस्ट आया है, अभी अभी जस्ट ये आया है, और जब ये आया तो इस पर फोर्स तो लगा, लेकिन हमने इस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया, इसलिए इस पर वर्क नहीं होगा। मेरी बात पकड़ में आई नहीं आई? बोलिए बेटा। अच्छा जरा सोचो, अगर मैं इसी चार्ज को, जो ये सिस्टम था डाइपोल, यहां पे ना रख करके मैं थोड़ा सा इसको और अंदर ले आया, इसको और अंदर ले आया, यानी कि इतना अंदर ले आया कि ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज था ये x डिस्टेंस मूव कर गया इसमें। अब तो ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज था ये कितना मूव कर किया होगा, कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, जरा बताइए। अगर प्लस क्यू चार्ज फील्ड के अंदर x डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो माइनस क्यू चार्ज कितना मूव करेगा, 2l प्लस x। मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो इस पर वर्क डन कितना हो जाएगा, जरा बताइए। इस पर वर्क डन हो जाएगा माइनस QE इंटू 12 प्लस x प्लस, और इस पर कितना हुआ QE इंटू x, QE इंटू x। जरा बताइए कितना वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस QE इंटू 2l माइनस QE इंटू x प्लस QE इंटू x। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना, इतना ही तो वर्क हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जब ये वाला चार्ज या डाइपोल, जब ये माइनस क्यू चार्ज जब यहां पहुंचा और प्लस क्यू चार्ज फील्ड के अंदर जस्ट इंटर किया, वहीं पर मैंने डाइपोल को पॉज कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया, इसको मैंने रोक दिया, पॉज कर दिया। जब पॉज किया तो मैंने देखा इस डाइपोल पे कितना वर्क हुआ था, इतना ही तो वर्क आया था। बोलो बेटा, इतना ही तो वर्क आया था कि नहीं आया था, जरा बताइए। लेकिन जब मैं इसको x डिस्टेंस इस वाले को मूव कर ले गया, तो भी तो इतना ही वर्क आ रहा है। यानी कि ऑलवेज इफ वी ब्रिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन by the system always, and that will be equal to minus QE into M। ये बात पकड़ में आई नहीं आई, बोलिए। तो ये छोटा सा, तो आप ये डेरिवेशन में आपको चाहो तो आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो। नोट्स में मैंने ये चीजें मेंशन की है, लिखा है नोट्स में चीजें है, उसमें ये चीजें मेंशन है, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज मेंशन नहीं कर रहा हूँ। समझ सकता हूँ कि मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोग कमेंट पे ये बात लिख करके बता सकते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये अलग तरीके से थोड़ा सा मैंने इसको डिजाइन किया है इसमें को, कि ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि आखिरकार ये चीज ऐसा हुआ क्यों। बहुत सारी चीजें होती है, वो अब मैं बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप खुद सोचिएगा किस तरह कंफ्यूजन बनता है। आएगा वो जब आप पढ़ोगे तो वो चीजें क्रिएट होती हैं, वो डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो मैंने वो क्लियर कर दिया। तो ये वर्क डन हुआ, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन in bringing dipole from infinity
इलेक्ट्रिक फील्ड W1 is equal to minus QE into 2L. This will be equal to minus Q into 2L into E, and Q into 2L, this will be the dipole moment. So minus P into E. This is the work done in bringing the dipole from infinity to any point inside the electric. ये तो पहला केस हो गया। अब आपने डाइपोल तो लेके आगे चलो भाई, अब ये डाइपोल आपके कहाँ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंच गया। चलो भाई पहुंचा दो इसको। ये डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंच चुका है। अभी इसको मुझे बैठाना नहीं, आराम नहीं करने देना। मैंने कहा ये डाइपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट पी, ये ऐसे यहाँ पर फील्ड के अंदर है। अब मैंने कहा इसको मुझे रोटेट करना है, इसको मुझे रोटेट करना है ऐसे, कितने एंगल तक? थीटा एंगल तक रोटेट करना। अब जरा समझिए बात ध्यान से। तो जब इसको रोटेट करते हो तो क्या कोई वर्क होगा? क्या कोई वर्क होगा? तो हम कहेंगे यस सर। क्यों वर्क होगा? अगेंस्ट द टॉर्क। इफ वी रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, if we rotate the dipole from its equilibrium position, a torque is experienced by the dipole, and that torque is variable. That torque is variable. वो टॉर्क कैसा होगा? वेरिएबल होता है। वो टॉर्क कैसा होगा? वेरिएबल। क्यों भाई टॉर्क वेरिएबल? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टाउ इज इक्वल टू होता है, बताइए, PE sin theta. Now suppose that this here the angle is alpha. In any arbitrary situation, the angle is alpha of the dipole. Then torque on the dipole is tau equal to P sin alpha. As soon as alpha increases, tau will increase. अगर अल्फा बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर टाउ बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, जो टॉर्क लग रहा है वो कैसा हो गया? वेरिएबल हो गया। टॉर्क क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब टॉर्क के अगेंस्ट हमको इसको घुमाना है, तो वर्क कितना होगा? तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा। ये फार्मूला होता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इंटू डी थीटा। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आती है कि ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है कि वैसे ही जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। वैसे यहाँ टाउ क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ टाउ क्या है? वेरिएबल। तो हमें क्या करना, जैसे जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक वहां लगाया था फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करोगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाया था? हमने कहा कि मान लेते हैं कि जब ये अल्फा एंगल बना रहा था, ये सिचुएशन क्या थी? मान लेते हैं ये अल्फा, ये अल्फा पोजीशन हो गई। अब इस अल्फा पोजीशन से अगर इस डाइपोल को इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल डी थीटा, मैंने डी अल्फा रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया बेटा? डी अल्फा। और ये इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल रोटेट कर रहे हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल इसलिए रोटेट कर रहे हैं ताकि टॉर्क क्या रहे? कांस्टेंट। जैसे वहां मैंने कहा था, याद करिए, कुछ दिन पहले की बात है, फोर्स क्या बनाया था मैंने? कांस्टेंट। उसके लिए क्या किया था? फोर्स क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या किया था? इनफाइनाइटली स्मॉल लिया था। तो फोर्स क्या था? वो कांस्टेंट। ऐसे ही जब एंगल को मैंने डी अल्फा रखा, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल को रोटेट किया, देन टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट। एंड टॉर्क एट दिस सिचुएशन, टॉर्क एट दिस सिचुएशन इज दिस। बात समझ आई? और टॉर्क एट दिस सिचुएशन आल्सो विल बी टाउ इक्वल टू पी साइन। बात समझ आई? टाउ ही होगा तो बटन कितना हो जाएगा? वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल डी अल्फा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी अल्फा। जैसे ये था, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इनटू डी अल्फा। अब इसी को उल्टी है, नेट वर्क कितना हो जाएगा? नेट वर्क कितना हो जाएगा? कहां से कितना रोटेट कर रहे हो? ये एंगल कितना होगा? जीरो। ये एंगल कितना होगा? जीरो। तो जीरो से कहां तक रोटेट कर रहे हो? कितना एंगल रोटेट करना? थीटा एंगल।
0 से थीटा। किसको इंटीग्रेट करोगे? इसी टाउ इनटू डी अल्फा को इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? नेट वर्क हो जाएगा। नेट वर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम its stable equilibrium from its equilibrium position। तो इतना हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, बाकी सारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल मैथमेटिक्स है। अब इसके साथ अगर मैथमेटिक्स आती है तो आप इसके साथ खेलोगे, अदरवाइज ये आपके साथ खेलोगे। बात समझ आ गई है? तो खेलना आप तभी इसके साथ खेल पाओगे जब आपको अब मैथमेटिक्स आएगी। इससे पहले आपको क्या आना चाहिए? फिजिक्स आनी चाहिए। जो अभी मैंने मुझे तो बताया वो क्या है? फिजिक्स, वो कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट बार बार यूज किया जाएगा, हम लोग करेंगे। और बात समझ आई नहीं? अब इसके बाद चलिए खेलते हैं इसके साथ। तो वर्क कितना कह दो? W2 कह दो। तो W2 इक्वल टू 0 to थीटा, 0 to थीटा। टाउ कितना होगा बेटा? P sin अल्फा, PE sin अल्फा इंटू डी अल्फा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। PE को बाहर ले लो। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट डाइट कर दूं? साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेट करना बेटा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस अल्फा। क्या होता है बेटा? माइनस कॉस अल्फा। कहां से कहां तक? 0 से थीटा तक। तो इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? PE वैल्यू पुट कर दो माइनस कॉस अल्फा के प्लेस पर कितना होगा बेटा? बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान देंगे। अल्फा प्लेस पर कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये थीटा हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस 0। यहां पर मैंने क्या किया? मैंने कहा कि साइन अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। ये फार्मूला अप्लाई किया, आइडेंटिटी यूज किया मैंने इंटीग्रेशन की। तो ये बन गया आपका, यहां से समझिएगा नहीं, इंटीग्रेशन में साइन अल्फा का कॉस माइनस कॉस अल्फा होता है, डिफरेंशिएशन में कॉस अल्फा जो होता है वो माइनस में होता है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार, और यही कंफ्यूजन जो है एग्जाम में बहुत ब्लंडर कर जाता है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद। यहाँ देखिए तो ये W2 इज इक्वल टू हमको मिल गया कितना बेटा? W इक्वल टू कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। और माइनस कॉस, ये कितना बन गया? PE 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये वर्क हो गया। बात पकड़ में आ रही? ये एक आर्बिट्रेरी पोजीशन हो गई। ये क्या हो गई? ये आर्बिट्रेरी पोजीशन हो गई। किसकी? डाइपोल की। किसकी हो गई? डाइपोल की। कौन सी पोजीशन हो गई? आर्बिट्रेरी। ये वाली जो पोजीशन थी, जब इसको ऐसे लाके रखा तो वो स्टेबल पोजीशन थी। बात पढ़ में आई? चलिए तो यहां से ये तो नेट वर्क डन कितना होगा? जो नेट वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डाइपोल। बात समझ आई है? वही हम कहते हैं। तो डाइपोल के केस में क्या हो रहा बच्चों? केवल लाना ही नहीं है इन्फिनिटी से, हमें क्या करना? उसको रोटेट भी करना है। उसको क्या करना? कि रोटेट करने में भी वर्क हो रहा है। अब कितना रोटेट करना वो डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है, उसके लिए हमने क्या किया? एक आर्बिट्रेरी पोजीशन बना लिया। अब वो थीटा की वैल्यू के थ्रू हम लोग पता कर लेंगे कितना रोटेट करना 0 से। अब कितना आएंगे? 90 रोटेट करना तो थीटा 90 देना, 120 रोटेट करना 120। तो जितना भी होगा वो केस में वर्क आ जाएगा। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? सो नेट वर्क डन, नेट वर्क पास फटाफट W इक्वल टू कितना हो गया? W1 प्लस W2। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? W1। ओह माय गॉड, कितना हो गया बेटा? बताइए। W इक्वल टू W1, देखो W1 कितना बेटा? माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये ओपन करिएगा तो ये PE कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? माइनस PE कॉस ऑफ theta. This is the work done, and this work will be stored in the form of potential energy. So potential energy of the dipole, potential energy of the dipole, U is equal to minus PE cos of theta. This is the potential energy of the dipole. अब
यहां से इसको इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहते हो, इन वेक्टर यू कैन राइट इट u इज इक्वल टू माइनस p डॉट या क्रॉस डॉट लगे। क्यों डॉट लगेगा? क्योंकि cos है। वेरी नाइस। क्या है बेटा? cos, और ये बन गया। अच्छा, यहां से इसकी सिचुएशन बना लीजिएगा। देखो बेटा, कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो यहां से इक्विलिब्रियम की बात भी हम कर लेते हैं। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है। जिस पोजीशन में मिनिमम एनर्जी होगी वो पोजीशन उसकी क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। तो यहां से इसकी मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब थीटा कितना होगा बेटा? 0। जब थीटा 0 होगा तो उसमें u कितना हो जाएगा? माइनस p। तो माइनस पी यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? स्टेबल। ये कौन सी इक्विलिब्रियम हो जाएगी? स्टेबल। तो थीटा इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्विलिब्रियम हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम हो गई बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कितनी हो गई? माइनस पी के। और अगर मैं बात करूं थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। थीटा कितना कर दो? 180 डिग्री। तो ये प्लस में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर देंगे हम लोग। और ये कितना हो जाएगा? u इक्वल टू प्लस p। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये ओवरऑल क्या हो गया? अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब इसको बहुत शॉर्ट में करना चाहते हो, देखो बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप करना चाहो तो क्या करना है? यहीं पर आप क्या करो, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलो। दो ध्यान से, हमें क्या करना? थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना। भाई पहले वो कहाँ रखा हुआ? थीटा 1 पे रखा है और कहाँ पर रोटेट कर? थीटा 2। तो इसको करोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 था, ये थीटा 2, क्या बन जाएगा? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बन जाएगा। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बन जाएगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? जब ये बन जाएगा और इसके बाद फिर वहां पर थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 1 इक्वल टू 90 से लेकर के आप थीटा और की वैल्यू थीटा रख देना, थीटा 2 की वैल्यू थीटा रख देना और वही निकल आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये पूरा ओवरऑल बाइफरकेशन था किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग निकालते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा इसको जाके पढ़िएगा। इन केस कोई डाउट होता है करा के पूछिएगा, बाकी लोग कमेंट में लिखिएगा और न्यूमेरिकल जरूर करिएगा। सी को मैंने न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ आपके असाइनमेंट में है। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पोटेंशियल का। अब इसके बाद जो लेक्चर शुरू होगा वो कैपेसिटर चैप्टर शुरू होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% इससे 5 to 6 मार्क क्वेश्चंस आते ही आता है। तो इसको बेहतर, लेकिन जब ये चीज़ें आप क्लियर होंगी पूरा ये चैप्टर पोटेंशियल का, तब वो चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग घर जा करके इसको रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। और वीडियो देखते टाइम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन करना बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि नहीं जानते होंगे, नहीं अभी सर नया चैनल शुरू हुआ है तो प्रॉब्लम आ रही है अभी थोड़ा सा। लेकिन सब्सक्रिप्शन जब बढ़ेगा, लाइक्स बढ़ेंगे, जब व्यूज बढ़ेंगे तो ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, देखिए इस तरह से आप तक मैं बात अच्छे पहुंचा सकता हूं तो चीज़ें अच्छी होंगी और बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा आज टाइम में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।